सामाजिक विज्ञान का विषय साक्ष्य आधारित होता है। ये अटकलों पर नहीं होता। और जो साक्ष्य होते हैं, स्वीकृत मापदंड और साक्ष्य कई रूपों में हो सकते हैं। जब हम हमारे अतीत या इतिहास की चर्चा करते हैं तो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यानी कि पूरा ये जो साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, ये सोर्स पर निर्भर करते हैं। यहाँ एविडेंस की बात की जा रही है, एम्पिरिकल एविडेंस, प्रयोग सिद्ध साक्ष्य यानी कि जांच पड़ताल के बाद जो निष्कर्ष निकल के आए वो साक्ष्य। इसमें परंपराएं हैं, हमारे पौराणिक साहित्य हैं, पुरातात्विक साहित्य हैं, मौखिक कहानियां हैं। जैसे हम बच्चों को एक मौखिक कहानी सुनाते आ रहे हैं और हमारे पूर्वज सुनाते आ रहे हैं, एक कौवे और घड़े की कहानी, जिसके साक्ष्य हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। मिट्टी के खिलौनों का हम प्रयोग करते आ रहे हैं और ऐसे ही अनेक साक्ष्य हमें हमारी प्राचीन धरोहरों से प्राप्त होती हैं। तो ये अटकलों पर आधारित नहीं होता, बल्कि यहाँ जांच पड़ताल के आधार पर जो सोर्सेस हैं उनके आधार पर साक्ष्य होते हैं। उसे इस विषय का निर्माण होता है और उसका अध्ययन किया जाता है। इसका जो नेचर है वो व्याख्यात्मक है। जैसे साइंस का नेचर क्या है कि हमें एक निष्कर्ष पर ले जाता है, लेकिन यहाँ अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि निरंतर इसमें ये गतिशील है। नए नए साक्ष्य सामने आते रहते हैं और उन साक्ष्यों की भी अलग अलग व्याख्या की जाती है। उस आधार पर इस विषय की रचना होती है और उससे हमें इस विषय को समझने में, यानी कि इस विषय की गहराई से समझने में सहायता होती है। यानी कि जो व्याख्यात्मक प्रकृति है इसकी, ये हमें एक बेहतर समझ का निर्माण करती है। क्योंकि इंसान क्या है, मानव व्यवहार ये बहुत ही परिवर्तनशील है। ये मानव व्यवहार, मानव स्वभाव निरंतर परिवर्तन की ओर है और ऐसे ही व्याख्याएं विभिन्न नए एविडेंसों के साथ, नई जांच पड़ताल के साथ नए खुलासे उजागर होते हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है। और अलग अलग जो व्याख्याएं होती हैं उससे इस विषय की गहराई को समझने में हमें सहायता मिलती है। सामाजिक विज्ञान में प्राकृतिक और आयोजित, प्राकृतिक से तात्पर्य है जब हम अध्ययन करते हैं भूगोल में, और भूगोल में खास करके भूप्रपटी या पृथ्वी से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, उनकी बात की जाती है। वातावरण, जलवायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी है, तो ये हैं प्राकृतिक कुछ आंकड़े। और आयोजित जो जनसंख्या पर आधारित होते हैं, गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से, जैसे हम जनसंख्या वाले चैप्टर में देखते हैं और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये दोनों तरह के आंकड़े इसमें शामिल होते हैं, प्राकृतिक और आयोजित। अब जब हमने इन दो आंकड़ों की बात करी, प्राकृतिक और आयोजित, अब टीचर का काम यही है, सामाजिक विज्ञान के टीचर का, इन आंकड़ों को एकत्रित करते हुए विद्यार्थियों को यथार्थ से परिचित कराना। जैसे हम जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या वाले चैप्टर में हम बताते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है, पुरुष और महिलाओं का लिंग अनुपात क्या है, अब इसके कितने सामाजिक आयाम हैं, पहले से चली आ रही पूर्व धारणाओं के कारण ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और जो गैप है लिंग अनुपात में, वो हमारी सामाजिक मनोदशा को दर्शाता है। तो यथार्थ से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, विद्यार्थी को वर्तमान स्थिति को समझाने का प्रयास करते हैं और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया जाता है। इसमें हम जेंडर विषय को भी समझा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति किस तरह से पुराने
समय में थी। शिक्षा ज़्यादातर बालकों को दी जाती थी। बालिकाएं घर पर ही अपने छोटे भाई बहनों को संभालने और माता के कार्यों में हाथ बटाने का काम करती थीं। लेकिन किस तरीके से सामाजिक सुधारों के द्वारा कई लोग आगे आए, उन्होंने स्कूलों का निर्माण किया जिसमें बालक बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। फिर भी एक ऐसा वातावरण नहीं है, एक जेंडर जो सामाजिक समझ है वो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती रही है। लड़कियां सीधे घर से स्कूल सहमे हुए सिमटी हुई जाती हैं, जबकि बालक जो है रास्ते में खेलते हुए कूदते हुए जाते हैं। और जैसे जैसे समाज परिवर्तन हुआ, सोच बदली, नई तकनीक आई, अब समाज में महिलाएं हमें हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाती हुई नज़र आ रही हैं। और वह किसी भी तरीके से पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं, बल्कि बराबर ही हैं। तो उनके अधिकार भी बराबर हैं, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो। तो महिला सशक्तिकरण, तो इस तरीके से उन आंकड़ों का प्रयोग करके हम बच्चों को यथार्थ या सच्चाई से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। सामाजिक विज्ञान का विषय साक्ष्यों पर आधारित है। अनुभव, इसका नेचर, एक तो साक्ष्यों पर आधारित है, इसका नेचर है व्याख्यात्मक प्रकृति का। और मानव स्वभाव और संस्कृतियां जो हैं उसमें विभिन्न पहलू हैं, काफ़ी जटिल है। अगर हम अतीत के बारे में चर्चा करते हैं तो हमने बात की कि 2005 से पहले जो इतिहास की किताबें थीं उनमें राजाओं की प्रशंसा, उनके जन्म मरण, उनके वंशावली की चर्चा और उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों की चर्चा पर ज़्यादा फोकस रहता था। जबकि उस समय चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र में, वनों में रहने वाले चरवाहा, विभिन्न सामाजिक समुदायों का भी सांस्कृतिक महत्व रहा है। तो मानव स्वभाव और संस्कृतियां काफ़ी जटिल हैं और सामाजिक विज्ञान विषय व्याख्या आधारित है। तो इसमें नए साक्ष्यों और चुनौतियों के साथ इस विषय का निरंतर विकास होता रहता है। तो 2005 के बाद जो पुस्तकें लिखी गई उनका नाम सीधे सीधे इतिहास ना रखते हुए हमारे अतीत रखा गया और इस हमारे शब्द में विभिन्न समुदायों को समाहित करने का प्रयास किया गया। आप देखेंगे उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की चर्चा है, चरवाहों के बारे में है, वनों में रहने वाले लोगों के बारे में है, किसानों के बारे में है, नगरों के विकास के बारे में है। सबको समेटने का प्रयास किया गया है। तो समय के साथ अब वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नए नए साक्ष्य और चुनौतियां निरंतर आती रहीं और उस पर विचार विमर्श होता रहा। अब फिर से किताबों में परिवर्तन हो रहा है, तो आप देखेंगे फिर से उन्हीं चीज़ों को नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उनमें भी साक्ष्यों का, एविडेंस का, और एविडेंस किस पर आधारित है, सोर्स पर आधारित है, विशेष ध्यान रखा गया है। परिवर्तन सामाजिक विज्ञान की किताबों में हुआ है तो खासकर इतिहास पर ज़्यादा चर्चा होती है और वो एक क्षेत्र या राज्य या राष्ट्रीय स्तर का विषय बन जाता है, यहाँ तक कि संसद में भी उठाया जाता है। तो वह बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें साक्ष्य और व्याख्यात्मक प्रकृति उसके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, बल्कि अलग अलग व्याख्याएं होती हैं तो उससे हम उस विषय की गहरी समझ बना पाते हैं, तो एक तरीके से फ़ायदेमंद है। अब यहाँ दूसरा विषय है कि सामाजिक विज्ञान मूल्य आधारित है, ये क्वेश्चन आया भी है। अब इसमें एक लाइन और इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तिपरक मूल्य निर्णय से बचना चाहिए, व्यक्तिपरक की जगह वस्तुपरक, और यह निरंतर जांच और निष्कर्ष की प्रवृत्ति इसमें रहती है। ये नहीं कि एक बार एक निष्कर्ष पर हम पहुंच गए तो वही हमेशा बना रहेगा। समय के साथ नए साक्ष्य सामने आते हैं तो फिर नई व्याख्याएं होने लगती हैं, और वो व्याख्या एक व्यक्ति की नहीं, फिर अनेक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उसे जांचा जाता है
जब उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। हम अपने इतिहास का जो क्रम है उसे देखें तो वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि वो प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर है और वैज्ञानिक विधियों के आधार पर है, जिसमें कार्बन डेटिंग भी शामिल है। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है कि कार्बन के घटने या बढ़ने से किसी विषय में हमारी समझ ये बनाती है कि वो कितना पुराना है। जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनकी आयु का अनुमान लगाया जाता है, उसकी एक विधि है। और भी विधियां हैं जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, व्याख्या की जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिपरक मूल्य निर्णय से बचना चाहिए। और सामाजिक विज्ञान मूल्य आधारित है, ये लास्ट ईयर्स के कुछ एग्जामों में आया भी है। तो क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, गहरी समझ हमारी बनती है। हालांकि बहुत सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन जब बेहतर तरीके से प्रश्नों को हल करना है तो इन्हें समझना आवश्यक है। अब इस विषय की ये प्रकृति कहें या फिर विशेषता भी कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है वो जांच पड़ताल आधारित होता है। इसमें निरंतर सामाजिक प्रक्रियाओं और तथ्यों की जांच शामिल रहती है, जिससे आलोचनात्मक समीक्षा के द्वारा समाज को बेहतर बनाया जाता है। यहाँ आलोचनात्मक समीक्षा बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसके बेहतर पक्ष, लाभ और हानि, जैसा आप बीए में, बीएड में लिखते आए हैं, और फिर एक निष्कर्ष, और निष्कर्ष भी उसमें खासकर सामाजिक विज्ञान के विषय में पॉजिटिव, क्योंकि इसमें किसी भी घटना या किसी भी तथ्य के बारे में जब बात की जाती है और वो साक्ष्यों के आधार पर बात की जाती है तो उस समय काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर की जाती है, और उससे हमारे बीच में जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं उससे बच्चों के मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए, ना कि नकारात्मकता, ताकि वो समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकें और उनके साथ समायोजन कर सकें और बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। फिर ये विषय बहुविषयक है, अच्छी तरह जानते हैं हम। बहुविषयक में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये तो शामिल ही हैं। अन्य विषयों में इसमें दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र आदि जैसे विषय भी आपस में घुले मिले हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। हम इनकी सहायता से ही समाज को समझने का प्रयास करते हैं और उसमें हो रहे निरंतर परिवर्तनों के साथ घुल मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तनशील है। मानव व्यवहार परिवर्तनशील है तो समाज भी परिवर्तनशील है। और हमें अपने अतीत के बारे में पढ़ते पढ़ाते समय बच्चों में गर्व की भावना विकास करना हमारे विषय की एक प्रमुख विशेषता भी है। हाँ, यहाँ लास्ट में जो बात कही गई है, संदर्भ के प्रति संवेदनशील, रेफरेंस। जब हम रेफरेंस किसी बात को कहने के लिए प्रमाण या साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वहाँ संवेदनशील होना चाहिए। कक्षा में जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह या फिर सती प्रथा के बारे में पढ़ाते समय हमें समय का, स्थान को ध्यान में रखते हुए ही मूल्यांकन करना चाहिए। हालांकि इस विषय की यही जटिलता है कि बच्चों को हमें समझाना है और उन चीज़ों के बारे में भी बताना है जो उनके सामने नहीं है। इसीलिए हमें रेफरेंस के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अब हम यहाँ बात करेंगे विषय की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। भाई, यहाँ कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ज़रा इन पर नज़र डालनी। और ये जो पॉइंट्स हैं या जो भी सामाजिक विज्ञान के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका सोर्स क्या है, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। इसका सोर्स है NCF 2023।
ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं, उनकी व्याख्या की है, आप उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। एनसीएफ 2023 में है, क्योंकि किताबों में बहुत बिखरा हुआ है और वहाँ बीएड की जो किताबें हैं वो हमें ये सारी बातें नहीं बताती। कुछ कुछ बातें बताती हैं लेकिन इतनी गहराई से नहीं बताती। और जबकि जो सीटेट के पेपर की डिमांड है वो एक गहरी समझ की है। अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, व्यवहारिक क्वेश्चंस आते हैं, रटे रटाए जो व्याख्याएं हैं, लेखक हैं, उनके नाम वगैरह नहीं आते। यहाँ एक शिक्षक की समझ देखी जाती है। तो यही चुनौती भी है जो मैंने कहा, शिक्षक की समझ या सीटेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ मानव संसाधन की कमी, ये इस विषय की एक चुनौती भी है। अब यहाँ मानव संसाधन, देखिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में इस विषय को समझाया जाता है कि मानव एक संसाधन है, रिसोर्स है। और रिसोर्स कब बनता है? जब वो एजुकेटेड हो और हेल्दी हो, जिसकी आयु 14 साल से ऊपर हो, 65 साल से कम हो, कार्यकारी जनसंख्या में शामिल होता है। ये कक्षा 8 में भूगोल की किताब में हमने पढ़ा भी है। तो मानव संसाधन की कमी इस विषय के बारे में देखने को मिलती है। भाई टीचर ऐसा होना चाहिए कक्षा में पढ़ाते समय पूर्वाग्रहों से बचे, मतलब बच्चों को कोई भी विषय समझा रहा हो या प्रेजेंट कर रहा हो या बच्चों को शामिल कर रहा हो या बच्चों पर किसी विषय पर बहस हो रही है, वार्तालाप हो रही है, तो टीचर को वहाँ संवेदनशील होना है, अपने व्यक्तिगत राय को साइड में रखना है। जब हम विद्यालय में परिवेश करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो वहाँ अलग अलग विचारधाराओं में शिक्षक गोलबंद भी होते हैं। एक संस्था के अंदर जो काम कर रहे हैं उन्हें ये पता होता है, लेकिन बाहर नहीं पता होता। ऐसे में कई बार शिक्षकों के ऊपर जो वर्तमान समय में सामाजिक राजनीतिक परिघटनाएं चल रही हैं वो हावी हो जाती हैं और फिर वो कक्षा रूम में भी परिलक्षित होती हैं, वहाँ भी नज़र आती हैं। तो उनसे बचना चाहिए। तो ऐसे संसाधन का अभाव है। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार ट्रेनिंग चल रही थी या वर्कशॉप थी और बहुत ही युवा टीचर थे। तो एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई एग्ज़ाम होता है, उसके द्वारा कुछ शिक्षक चुनकर जाते हैं अमेरिका। तो वो उन कुछ शिक्षकों में से वो अमेरिका गए थे और वहाँ से आए थे और काफ़ी युवा शिक्षक थे। अब वहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, 15-20 शिक्षक, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो वहाँ आरक्षण से संबंधित एक विषय उठ गया। अब वहाँ टीचर को संवेदनशील रहना चाहिए और उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने जो शिक्षक थे उन्होंने ऐसे उग्र प्रश्न किए कि उत्तेजना से भरे हुए और विवाद का विषय बन जाते। लेकिन उन्होंने उसको इस तरीके से संभाला और जो तर्क वहाँ दिए तो सभी शिक्षक निशब्द हो गए और संतुष्ट भी हो गए। इतनी सहजता के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ऐसे शिक्षक बहुत ही कम हैं। विषय के प्रति रुचि बनाए रखना इस विषय में एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि कहा जाता है कि इतिहास बड़ा बोरिंग है, उसमें डेट्स याद करनी है, रटने का एक लंबा सिलसिला चल जाता है, रात दिन बस रटना, पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, साल आ रहे हैं, ईयर आ रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो ऐसे में विषय क्या हो जाता है, एक रुचि बोरिंग बन जाता है, याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। लेकिन इस विषय को रुचि बनाने के लिए बालक के अपने वर्तमान समय के ठोस अनुभव को हमें उसके अतीत से जोड़ना चाहिए। बच्चे चाय पीते हैं, जो हमारा भोजन है, जो हमारे रहने का तरीका है, जो तकनीकी विकास हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब का इतिहास रहा है। तो उससे जोड़ते हुए बच्चों को रुचिकर तरीके से ऐसी कल्पना करवाएं ताकि बच्चे उसमें रुचि लेकर खुद से ही खोज करें और खोज करके उन्हें ठोस उदाहरणों से अपने आप को जोड़ सकें, तो विषय रुचिकर बन जाता है। अब ये विषय अंतर्विषयक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है कि इसमें भाई इतिहास है, भूगोल है, या फिर अर्थशास्त्र है या राजनीतिक शास्त्र, ऐसे आपस खाँचों में बांट दिया। अब खाँचों में बांटने से समस्या ये आती है कि एक विषय में रुचि हुई, एक विषय में नहीं हुई, लेकिन ये सारे विषय आपस में समाहित हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो वहाँ भूगोल भी शामिल है,
राजनीतिक शास्त्र भी शामिल है, समाज शास्त्र भी शामिल है और अर्थशास्त्र भी शामिल है। क्योंकि इतिहास में किसी घटना पर चर्चा करते समय एक तो उस समय कालखंड और परिस्थिति पर भी चर्चा करना आवश्यक है, ताकि और साथ में वहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विषय भी आपस में जुड़कर ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये अंतर्वैयक्तिक दृष्टिकोण, साथ में ही विषय वस्तु से जुड़ाव, बच्चे का उस विषय वस्तु से जुड़ाव करना भी बहुत आवश्यक है। ये इसकी चुनौती है। जुड़ने के बाद ही बच्चा उसे बेहतर तरीके से समझ सकता है और उसको अपनापन महसूस होगा और विषय में वो रुचि दिखाएगा और बेहतर परिणाम हमें प्राप्त होंगे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये भी है कि सत्यापित साक्ष्यों की कमी है। अब देखिए मैं बताऊं, एनसीईआरटी सबसे बड़ा हमारे पास एविडेंस है एक तरह का। जब हम एग्ज़ाम दे के, आप एग्ज़ाम दे के आएंगे और कुछ क्वेश्चनों पर टीचर चर्चा करेंगे और उन चर्चाओं में बात आएगी कि भाई ये प्रश्न ठीक है या गलत है, क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य है। सीटेट की जो एजेंसी लेने वाली, एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है, उसने आंसर की जारी की और इधर शिक्षक गण लग जाएंगे रात दिन किताबों में उसको मैच करने में। अगर उनका कोई आंसर मैच नहीं होगा तो वो एविडेंस ढूंढेंगे, साक्ष्य। और सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के साथ साथ में जो साक्ष्य हैं वो हैं सरकारी दस्तावेज, जैसे कि एनसीएफ है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई कोई रिपोर्ट है। तो ऐसे सत्यापित साक्ष्यों की आवश्यकता वहाँ पड़ती है। दूसरा कि संसाधनों का अभाव तो है, मानव संसाधन की बात कर ली, साथ में लैब और लाइब्रेरी का भी अभाव है। अब हर विद्यालय में, दिल्ली जैसे महानगर में लाइब्रेरी तो है। अब देखिए लाइब्रेरी कैसी है, किताबें शीशे के अंदर बंद हैं, छात्र को स्वतंत्रता ही नहीं है कि किताब को उठाए पढ़े, समय का अभाव है। पहले तो पूरे भारतवर्ष में लाइब्रेरियों का ही अभाव है, लेकिन जहाँ लाइब्रेरी हैं वो भी भारत में ना सिर्फ विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी ऐसी स्थिति है, पुस्तक तक आसान पहुंच नहीं है। सामने रखी होने के बावजूद भी पहुंच नहीं है। लैब का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चे को चट्टानों के विषय में पढ़ा रहे हैं, मृदा के बारे में पढ़ा रहे हैं, हमने बोल दिया मुंह से दोमट मृदा, जलोढ़ मृदा। अब क्या इससे बच्चे के मस्तिष्क में छवि बनेगी? भाई अगर उन मिट्टी के नमूने वहाँ रखे हैं, बच्चे उसे छू कर देखेंगे कि उसके कण बारीक हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इनको आपस में मिलाकर ये मृदा बनती है और इसका इस तरह से नामकरण आता है। चट्टानों को उठाकर देखेंगे कि हाँ वाकई में इसका कलर इस तरह का ऐसा है, मोटे दाने हैं, बारीक दाने हैं। तो लैब में होना आवश्यक है। वर्षा की बात करते हैं, सेंटीमीटर में मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? लैब में उपकरण मौजूद हों और उन्हें वर्षा के दौरान बच्चों को समझाया जाए लाइव। इन चीज़ों का अभाव है। ये साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं जिन्हें कर कर सीखना चाहिए, इनका स्कूलों में अभाव है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ में भी अभाव है। आप देखिए अगर बेसिक ज्योग्राफी की बुक ढूंढने जाएं तो एनसीईआरटी के अलावा हमें प्रमाणित पुस्तक मिलती ही नहीं है। विदेश में लिखी गई बहुत वर्ष पूर्व जो किताबें हैं उन्हीं को ही पढ़ाया जाता है और लिमिटेड बातें लिखी हैं। जब कोई नया शोध होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या डिस्कवरी जैसे चैनल वहाँ रिसर्च कर रहे हैं या वहाँ के जियोलॉजी विभाग रिसर्च कर रहे हैं, उसके आधार पर वो उठाएंगे, किताबों में लिखेंगे, वेबसाइट पे लिखेंगे, तब यहाँ शिक्षक अपनी किताबों में लिखेंगे जब ऐसे सामने आता है। यहाँ क्या रिसर्च बेस क्या है? यहाँ बीएड कॉलेजों में भी आपने देखा कि फलाने ने ये परिभाषा दी, ढिकाने ने ये परिभाषा दी, हम रटने में लगे हुए हैं, हमें 20 नंबर का एक आंसर लिखना है, 5 परिभाषाएं लिखनी है, इस तरह से होता है। जबकि लैब और लाइब्रेरी से पढ़ना पढ़ाना जीवंत हो जाता है। और लाइब्रेरी में भी ऐसी किताब जिनमें कि पिक्चर्स
लाइनों में लिखे होने से ज़्यादा पिक्चर्स ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि इमेज बने। इमेज गहरी छाप छोड़ते हैं, यानी कि हमारे सेंसर जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी गहरी समझ होगी। तो ये है विषय की चुनौतियाँ। अब जो विषय है उसमें आती बात शिक्षण शास्त्र और आकलन की। शिक्षण शास्त्र और आकलन में हम देखेंगे कि जो पूरा सिलेबस है वो सारी बात होती है इसमें कि भाई पूछताछ आधारित होना चाहिए। शिक्षण शास्त्र कैसा होना चाहिए? पूछताछ, इंक्वायरी क्या सिखाती है? इंक्वायरी खोजबीन करना, खोजबीन पर आधारित, यानी कैसे सामाजिक वैज्ञानिक कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो उसमें विभिन्न साक्ष्यों को देखते हैं, और साक्ष्य कैसे होना चाहिए? प्रामाणिक होने चाहिए, और इस आधार पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। वो सारी विधियां अपनाते हैं जो विज्ञान में अपनाई जाती है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, और साथ में ही क्रिटिकल थिंकिंग का निर्माण करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। समसामयिक मुद्दों से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे घर पर, टीवी पर, आसपास चर्चाओं में जो चीज़ें सुन रहे हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल उसमें करते हैं तो बेहतर समझ का निर्माण होता है। जैसे दिल्ली में अगर रहते हैं तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और फिर इसका किसी राष्ट्र पर, क्षेत्र पर, राष्ट्र पर और फिर विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पूरी मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो बच्चे इस पर गहराई से चिंतन मनन करते हैं और यहीं से नए आइडियाज़ भी आते हैं। बातचीत, चर्चाएं और वैचारिक बहसें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बातचीत होती है और चर्चाएं होती हैं तो बहस में बदल जाती हैं। वहाँ टीचर को संवेदनशील होना है, और उन बहसों में जो बच्चे होते हैं अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं बिना डर और आलोचना के। वहाँ शिक्षक को देखना है कि बच्चे का डर और आलोचना जैसे जो उसके मन में भय है कि मेरी आलोचना होगी, तो उन बाधाओं को दूर करे और अपनी बात रखने का मौका दे। ऐसे में दूसरे विद्यार्थी उनको सुनते भी हैं, दूसरों से सीखते भी हैं, और फिर उन बहसों में जो उन्होंने बात रखी है वो सही है, गलत है, उस पर अंतर्मन में सोचने समझने का प्रयास भी करते हैं। तो एक आंतरिक सोच का निर्माण भी होता है और उसकी अभिव्यक्ति भी निखर कर आती है। इस तरह से छात्र का सर्वांगीण विकास भी होता है। तो ये वैचारिक बहसें भी आवश्यक हो जाती हैं। रोल प्ले एवं पात्र अभिनय, जब हम देखते हैं कि पंचायत या हम नगर पालिका, नगर निगम या फिर राज्यसभा या राज्य परिषदों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ ये अहम भूमिका निभाते हैं, रोल प्ले। सामुदायिक सेवा और क्षेत्र भ्रमण बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि समाज शास्त्र का विषय ही यही है, अपने आसपास की दुनिया से बच्चों को जोड़ना और समझाना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय जो घट रहे हैं तो उसमें ये सामुदायिक सेवा शामिल हो जाती है, और क्षेत्र का भ्रमण भी इसमें शामिल हो जाता है। फील्ड विजिट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लाइव एग्जाम्पल हैं बच्चों को सिखाने के। चिंतनशील निबंध, अब यहाँ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का निर्माण होता है। बच्चे किसी विषय पर गहराई से उसके तथ्यों की जांच के आधार पर विश्लेषण करते हैं, तो ये चिंतनशील निबंध जो है बच्चों में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का और ख़ासकर ये क्रिटिकल थिंकिंग का निर्माण करता है। परियोजना कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे सर्वेक्षण है, साक्षात्कार है। बच्चे अपने घर के आसपास, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों से उन विषयों पर बातचीत करते हैं और उसको लेखाबद्ध करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है परियोजना कार्य, और बच्चों को अवसर दिए जाने चाहिए। पोस्टर निर्माण, संग्रह, सिक्के, डाक टिकट, मृदा, चट्टानों के प्रकार और आदि चीज़ें, मॉडल बनाएं, जैसे वॉल्केनो का मॉडल बना रहे हैं। तो इन सब बच्चों में इंटरेक्टिव होकर रुचिकर तरीके से इस विषय को पढ़ाया एवं पढ़ा जा सकता है। और आकलन के दौरान भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, क्या बच्चे में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या फिर
क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना है, और ये बच्चा करके ही सीखता है, शामिल होके एक्टिवली। मेन चीज़ आ रही है पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग या जो भी हमने इसमें पढ़ा, हावा गार्डनर, सब में बच्चा एक्टिव होना चाहिए। निर्माणवादी बात हो रही, रचनावादी, देखो रचना, सृजन करना, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन, ये शब्द ऐसे हैं जिसमें बच्चा खुद से निर्माण कर रहा है चीज़ों का, खुद से ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो आकलन में भी हमें यही देखना है कि बच्चे में ये जो चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं, वो डे बाय डे डेवलप होती रहें। बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस कैसे भी आएँ, आपकी अगर एक समझ विकसित है तो आप उनको हैंडल कर लेंगे। अपना मनोबल बनाए रखें। कक्षा में प्रवेश होने से पूर्व वार्तालाप ना करें बाहर, एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर। जैसे एक जब घोड़े को रेस में दौड़ना होता है तो उसकी आँखों के दोनों तरफ पट्टियाँ होती हैं, जिससे कि जो लोग बोल रहे हैं या दूसरी चीज़ें घट रही हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने टारगेट की तरफ फोकस रहे उसका। और इसी तरीके से आपकी तैयारी पूरी है, मजबूती के साथ जाइए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबके साथ ऐसा ही होता है कि ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हम क्या पॉजिटिवली एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे, वहाँ पर यही आपको काम करना है, चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना है बस, और एग्ज़ाम बहुत बेहतर होगा और आप सफल होंगे। धन्यवाद।